नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना सुन लीजिए, क्योंकि कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ और आगरा के बाद अब लल्लन टॉप अड्डा गोरखपुर आ रहा है। 5 शहर और 5 अड्डों के बाद तब बारी है गोरखपुर की। जानेंगे गोरखपुर के और आसपास के इलाकों के पूर्वांचल के मुद्दे क्या हैं, किन बातों पर बिछेगी चुनावी मिसाल, विकास के दावों का सत्य क्या है, मुख्यमंत्री के इलाके में चुनाव का हाल क्या है, और ये सब कैसे जानेंगे आपसे मिलकर। तो फिर फटाफट डिटेल्स नोट करिए लल्लन टॉप अड्डे के। तारीख है 10 दिसंबर, दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर के 2 बजे से और जगह गोरखपुर का विंध्यवासिनी पार्क, जिसे स्थानीय लोग मोहब्बत से वी पार्क भी कहते हैं। तो आइए वी पार्क में मुलाकात की जाए, जरा समझा जाए यूपी का हाल क्या है। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबरों में थोड़ा सा नुक्ता होता है, सैयद लौटे खान वाला। खैर, दुनिया का सबसे पुराना उग्रवादी आंदोलन चर्चा में है, क्योंकि हमारा पूर्वोत्तर जख्मी है। नागालैंड जल रहा है। एक ऐसा सूबा जो कुछ दिनों पहले शांति की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा था, जैसे उबल पड़ा हो। क्यों? क्योंकि 15 बेकसूर लोगों की जान गई है, जिसमें से 14 आम नागरिक हैं और 1 सिपाही। बड़ी खबर में हम इस पर बात करेंगे कि 4 और 5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में ऐसा क्या हुआ कि हमारी सेना को हमारे ही देश के नागरिकों पर गोली चलानी पड़ी। साथ में ये भी समझेंगे कि इस घटनाक्रम का नागा शांति समझौते पर क्या असर पड़ेगा। इस सब की शुरुआत हुई है 4 दिसंबर की शाम को। मोन जिले में कुछ मजदूर कोयले की खदानों में काम करके लौट रहे थे। दिन भर काम करके थक चुके मजदूर इस सोच में थे कि घर पहुंचेंगे तो खाना खाएंगे, नींद पूरी करेंगे, रोज का रास्ता। फिर भी कुछ लोग जल्दी में थे कि घर पर कोई है जो दिन ढलने के बाद उनका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन उस शाम इन सभी का इंतजार कर रही थी रास्ते में खड़ी मौत। गाड़ी तिरू और ओटिंग गांवों के बीच थी, तभी उसे रुकने का इशारा हुआ। उग्रवाद से ग्रसित इलाका है। उग्रवादी गाहे बगाहे इस तरह गाड़ियों को रोककर पैसे की उगाही करते रहते हैं। संभवतः इसीलिए गाड़ी के ड्राइवर ने रुकने के बजाय रफ्तार बढ़ा ली। जैसे ही उसके पांव ने एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ाया, चारों तरफ से गोलियां बरसने लगीं। गाड़ी में तब 8 लोग सवार थे। कुछ ही पलों में इनमें से 6 लाश में तब्दील हो गए। गाड़ी में अब भी 2 लोग जिंदा थे। उन्होंने कुछ परछाइयों को सधे हुए कदमों के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा। इनके हाथ में बंदूक थी और धीमे धीमे इनकी संख्या में इजाफा हुआ। गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये थे सेना की 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान, जिन्होंने एक एम्बुश लगाया था। एम्बुश क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है छिप कर बोला गया धावा। लेकिन मजदूरों से भरी एक पिकअप पर सेना के जवान धावा क्यों बोलेंगे? इस सवाल का जो जवाब सेना दे रही है, उसे एक शब्द में समेटा जा सकता है, गफलत। दरअसल सेना को यह सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NSCN-K के युंग आउंग धड़े के उग्रवादी सड़क से गुजरने वाले हैं। इन्हीं उग्रवादियों के लिए एम्बुश लगाया गया था, लेकिन इसकी जद में कोयला खदान से घर लौट रहे मजदूर आ गए। गाड़ी के नजदीक पहुंचते ही जवान समझ गए कि उनसे एक बड़ी चूक हो गई। जिंदा बचे 2 घायलों को सेना ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और धीमे धीमे आसपास के इलाके में इस कांड की खबर पहुंचने लगी। कुछ ही देर में आसपास से गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने सेना की टुकड़ी को घेर लिया। निहत्थे मजदूरों के मारे जाने से गांव वाले गुस्सा थे। उन्होंने इलाके को घेर कर जवानों पर हमला कर दिया। सेना की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। कोई रास्ता न देख 21 पैरा के जवानों को अब आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। इसके नतीजे में 7 और ग्रामीणों की जान गई। हमले में एक जवान की मृत्यु भी हो गई। कई जवान घायल भी हुए। सूत्रों ने दावा किया है कि हमलावर भीड़ में सभी निहत्थे नहीं थे। कुछ लोगों के हाथ में धारदार हथियार थे। अब तक मृत मजदूरों से भरी पिकअप वैन का वीडियो आसपास के इलाके में और वायरल हो चुका था। इसने गुस्से को और भड़का दिया। शनिवार यानी 4 दिसंबर की रात ही मोन जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया और सब 5 दिसंबर की सुबह का इंतजार करने लगे। सब जानते थे हालात खराब होने वाले हैं। नागालैंड में शांति समझौते को लेकर काम अंतिम चरण में चल रहा है। ऐसे में ये घटना जैसे कोई अपशकुन हो।
मामले की गंभीरता का अंदाजा यूं लगाइए कि अपने समय और सहूलियत से जवाब देने की आदि सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार की सुबह 10 बजने से पहले ही ट्वीट कर दिया। लिखा, मोन जिले के ओटिंग में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से मैं दुखी हूं। मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल यानी SIT इस मामले की जांच करेगी और दुखी परिवारों को न्याय मिलेगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी ट्वीट कर घटना की निंदा की, जांच का वादा किया। लेकिन बात अब ट्वीट भर से शांत होने वाली नहीं थी। जैसे जैसे 5 दिसंबर का सूरज चढ़ा, मोन शहर में इकट्ठा हो रही भीड़ का गुस्सा बढ़ा। नागालैंड के प्रमुख सचिव गृह अभिजीत सिन्हा ने प्रेस को बताया कि भीड़ में शामिल लोग बीती रात के घटनाक्रम से गुस्साए थे। दोपहर तक गुस्सा चरम पर और ये गुस्साई भीड़ असम राइफल के कैंप की तरफ बढ़ने लगी। इस कैंप में तोड़फोड़ की गई, कई इमारतों को आग लगा दी गई। इसके बाद मजबूरन कैंप में तैनात सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिसमें फिर एक नागरिक की मौत हुई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ। सोशल मीडिया में ऐसी वीडियोस का अंबार लगा है जिसमें लोग इंडियन आर्मी मुर्दाबाद, असम राइफल्स मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। गुस्साए लोगों ने जगह जगह सेना की टुकड़ियों के खिलाफ नारेबाजी की, उनसे वापस जाने को कहा। इस दौरान लोग लगातार अपने फोन से रिकॉर्डिंग करते रहे। सेना के जवान ये समझाने की कोशिश करते रहे कि वो किसी को कुछ नहीं करेंगे, उन्हें बस यहाँ तैनात होने को कहा गया है। लेकिन लोगों का गुस्सा था कि कम ही नहीं होता था। अब तक दिल्ली से लेकर कोहिमा तक तंत्र हरकत में आ गया था। गृह मंत्री अमित शाह, CM नेफ्यू रियो और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी से बात कर चुके थे। केंद्र सरकार ने तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा रिपोर्ट करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूबे के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से भी जानकारी तलब की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में नियम 377 के तहत एक बयान भी जारी कर साफ शब्दों में कहा कि सरकार को घटना का अफसोस है। सुरक्षा बलों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय सेना को नागालैंड के मौन जिले के तिजित क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आज पूरे दिन संसद में मौन कांड पर हंगामा हुआ। ये मुद्दा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उठा। सुनिए सरकार पर किस तरह के प्रश्न उठाए गए। Strongly condemn this barbaric killing of 17 innocent Indians. I offer their condolences to them.
AFSPA is a symbol of oppression, is an object of hate. It should be repealed. And may I know, sir, and may I know from the government, will the government give permission to sanction those killers? They cannot be called men in uniform. They are killers of innocent people. Will you give them permission to be prosecuted? Would you repeal this AFSA? No country in the world has such barbaric laws. 31 दिसंबर के बाद डिस्टर्ब एरियाज एक्ट मत इंक्रीज करें नागालैंड में। क्या इन्फॉर्मर का सर आखिरी, क्या ये इन्फॉर्मर का ताल्लुक चीन से था? क्या करे सरकार? जिम्मेदारी इसके चलते सदन में सबसे बड़ी मुद्दा आज नागालैंड मुद्दा आना चाहिए। एक गुना लोगों की इसमें मौत हुई है। सर माननीय गृह मंत्री देंगे, सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए। सर पर में आप चलने दें, की बात नहीं है सर। बात यह कि नागालैंड में जो घटना घटी है सर, मामला है हिंदुस्तान इसमें बड़ी दुख। एक अच्छी माननीय गृह मंत्री डालें, प्रश्नकाल चलने दें। आप सुदीप जी क्या बोल रहे थे? केंद्र के साथ साथ नागालैंड सरकार ने भी जितने तरीकों से हो सका गुस्से को शांत करने की कोशिश की। मौन में मारे गए नागरिकों के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो खुद शामिल हुए। नागालैंड में इन दिनों हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें सूबे के 17 प्रमुख कबीले शामिल होते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक होता है। सब कबीले आते हैं और देखने दुनिया भर से लोग। इस फेस्टिवल का एक मकसद ये भी होता है कि सभी नागा कबीलों में आपसी सौहार्द कायम हो। घटना की खबर लगते ही इसमें से कम 8 कबीलों ने हॉर्नबिल फेस्टिवल से वापस लौटने की घोषणा कर दी। बाकी कबीलों ने घटना की निंदा की। तनाव को देखते हुए सरकार ने 6 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। साथ ही ये ऐलान भी किया कि आने वाले सभी कार्यक्रम मौन कांड में मारे गए लोगों की याद में होंगे। लेकिन क्या हॉर्नबिल फेस्टिवल के बाकी कार्यक्रम हो पाएंगे? फिलहाल सब यही मानकर चल रहे हैं कि शायद रद्द रहे। अब तक आप समझ गए होंगे कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। साथ ही ये भी कि इस घटना ने सूबे और केंद्र में सभी के कान खड़े कर दिए। हर कोई हरकत में है और हरकत में दिखना भी चाहता है, जैसे किसी बात की जल्दी हो। ऐसा क्यों है? इसकी वजह समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, पूरे 74 साल पीछे। आज़ादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को तब पाकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान किया। तब एक और समूह था जिसने आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन जिक्र कम होता है। नागा नेशनल काउंसिल यानी NNC। इसने कहा कि नागालैंड एक आज़ाद मुल्क है। दिल्ली में आज़ाद भारत की सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेता भी क्यों? सैकड़ों की तादाद में रियासतों को मिलाकर भारत का नक्शा बनाने का काम चल रहा था। ऐसे में असम के एक ज़िले में किसी ने कह दिया कि वो अलग मुल्क है तो सरकार मान थोड़े न लेती। आज जिस इलाके को हम नागालैंड कहते हैं वो तब असम का एक ज़िला हुआ करता था, और ऐसा ही हुआ भी। सरकार ने आज़ादी के इस ऐलान को खारिज कर दिया। भारत सरकार एक बात पर अडिग थी और आज भी है। अंग्रेज़ों के जाते वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थीं उनसे छेड़छाड़ नहीं होगी। आज़ादी के बाद शुरुआत के कुछ साल अच्छे बीते, लेकिन जब नागा कबीलों ने देखा कि भारत सरकार उनकी मांग नहीं मांगेगी, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे लोग, तो उन्होंने 1956 में उग्रवाद का रास्ता पकड़ा। एक समानांतर सरकार बना ली जिसे कहा गया फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड यानी FGN, और एक अंडरग्राउंड सेना भी बनाई जिसे कहा गया नागा आर्मी। FGN ने उगाही के पैसे से सरकार चलाना शुरू कर दिया और नागा आर्मी ने नागालैंड से भारत की सेना को हटाने के लिए गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। छिटपुट झड़पों से शुरू हुई बात जब पूरे के पूरे सैनिक कैंप पर कब्जे तक पहुंची तो सरकार ने तय किया सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा। 1958 में केंद्र सरकार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लेकर आई। इसने नागा इलाकों में सेना को ऑपरेशन चलाने के लिए बहुत सारी छूट दी, लेकिन इससे विद्रोह खत्म होने की जगह और बढ़ गया। 1964 में असम और नेफा यानी आज का अरुणाचल प्रदेश, इसके नागा इलाकों को अलग राज्य बना दिया गया, लेकिन इन गुटों का विद्रोह खत्म नहीं हुआ। इसके बाद नागा उग्रवाद ने एक लंबा सफर तय किया। ढेर सारे समझौतों का जिक्र आता है, ढेर सारी हिंसा का भी। 1975 में इंदिरा गांधी ने नागा नेशनल काउंसिल और FGN के साथ समझौता किया। इसे शिलोंग समझौता कहा जाता है। इसके बाद बाकी नागा गुटों ने चीन के समर्थन से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN बनाने का ऐलान किया। आज तक नागालैंड में इसी गुट के धड़ों की चलती है। सरकार भी चलाते हैं, लड़ाके भी रखते हैं। इसमें सबसे बड़ा और ताकतवर समूह है NSCN IM। अब ये IM क्या है? I फॉर इसाक और M फॉर मुइवा। इनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमने ललन टॉप में विस्तार से नागा शांति समझौते की पृष्ठभूमि बताते हुए एक वीडियो किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नागा इतिहास के बारे में, उग्रवाद और सभी शांति समझौतों की जानकारी।
खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल किसी तरह मान मनव्वल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस NSCN IM यानी आइसेक मुइवा गुट के दो प्रमुख नेता, जिनके नाम पर गुट का नाम था, इसाक चिसीसू और थुइन गालेंग मुइवा, ये सरकार से मिले। वाजपेयी खुद उनके साथ बैठे। बहैसियत भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उग्रवाद को कुचलने में फौज से कुछ गलतियां भी हुई। ये भी माना कि नागाओं की एक अलग पहचान है। अपनी पहचान को लेकर भावुक और लंबे समय से बंदूक के साए में जी रहे नागाओं को ये बात पसंद आई अटल बिहारी वाजपेयी की। 1997 में, इससे पहले NSCN IM ने भारत सरकार के साथ एक सीज फायर किया था। ये नागा इमरजेंसी के इतिहास के सबसे बड़े पड़ावों में से एक था। 1997 के बाद से NSCN IM ने लगातार सरकार से बातचीत की। अभी हमने आपको उसका रेफरेंस बताया। इसके लगभग हर राउंड के बाद सीज फायर की मियाद भी बढ़ी। जुलाई 2007 में NSCN IM ने भारत सरकार के साथ सीज फायर को बेमियादी तौर पर, यानी कोई ड्यूरेशन तय नहीं था, बढ़ा दिया। बंदूकें शांत हुई तो ये उसके बाद का सबसे बड़ा समझौता था। ये कब हुआ? 3 अगस्त 2015 में। इसे नागा पीस एकॉर्ड यानी नागा शांति समझौते का फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये जो 2015 में हुआ, यानी समझौता किन शर्तों का होगा उसका मोटा माटी ब्यौरा। इसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अब जल्द सरकार और नागा गुटों में समझौता हो जाएगा और फिर हमारे नागालैंड में स्थायी शांति होगी। लेकिन अलग संविधान और अलग झंडे की ध्वज की बात पर मामला फंस गया। नागा गुटों के विरोध पर पूर्व IB अधिकारी और नागालैंड के गवर्नर RN रवि, उन्हें भी बातचीत से हटाया गया। अंदर की खबर रखने वाले बताते हैं कि केंद्र इस समस्या का समाधान तलाश ही रहा था और एक रणनीति आकार ले रही थी, लेकिन मौन कांड हो गया और इस सब पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। फिलहाल अब सरकार के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई है। पूर्वोत्तर में एक बार फिर से जो आर्म्ड फोर्सेस का स्पेशल पावर एक्ट है, उसे रद्द करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। खुद नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस बाबत ट्वीट किया। पूर्वोत्तर में कई लोगों का मानना है कि ये जो स्पेशल पावर एक्ट है, जिसे शॉर्ट में अफ्स्पा कहते हैं, इसने सेना को अधिकार तो दिए पर उसकी जवाबदेही तय करने के रास्ते खत्म कर दिए और इसीलिए मौन कांड जैसे उदाहरण सामने आते हैं। तो क्या नागा शांति समझौता वाकई मौन कांड से प्रभावित होगा? अफ्स्पा को लेकर भविष्य क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना से। सर, पहला प्रश्न हम यही समझना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो इंसर्जेंसी हमारी फोर्सेस डील कर रही हैं JNK में और जो इंसर्जेंसी हम नागालैंड में डील कर रहे हैं और बाय एक्सटेंशन पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें क्या फर्क है? क्योंकि आफ्स्पा पे बात करने से पहले समझना जरूरी है कि वो आया क्यों था और वो प्रोडक्ट ऑफ नागा इंसर्जेंसी था। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपने ईस्टर्न थिएटर में टाइम बिताया अपनी सर्विस में, आपको कौन से वो फैक्टर्स लगे जिसकी वजह से जरूरी हो गया था इस तरह का कानून? सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनशील संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा जितने लोग, इनोसेंट लोग जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है और जो भी हादसा हुआ है, इसमें हम सभी को खेद है। जो प्रश्न आपने पूछा, मैंने दोनों जगह, कश्मीर में भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है और नॉर्थ ईस्ट में भी हिस्सा लिया है और मैं खुद आसाम रेजिमेंट से हूं और भली भांति नॉर्थ ईस्ट के ही ट्रुप्स को मैंने कमांड किया है, तो मैं उनकी भी बातचीत समझता हूं। देखिए, सबसे पहले आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है क्या और क्यों आया है? लोग सोचते हैं कि ये बहुत ड्रैकोनियन लॉ है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सिर्फ एक चीज की आपको लीगल कवर देता है, जो मिलिट्री के लोग हैं या जो लोग अदरवाइज लीगल कवर में नहीं है, जैसे पुलिस वालों के पास ऑलरेडी लीगल कवर होता है उनके इलाके में जहां वो ऑपरेट करते हैं। अब जो फौजी होता है, जब वो किसी इलाके में जब ऑपरेट करता है, तो उसमें सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको अगर उसके खिलाफ ऐसा लगता है उसे कि उसने कुछ ज्यादती की है, तो एक्शन लेने के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और सिर्फ इसके अलावा कोई और चीज चेंज नहीं होती। अगर जो भी जिसको लगता है कि उसके खिलाफ ज्यादती हुई है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है, उसके पास वो ऑप्शन है। दूसरा, अगर कोर्ट के पास जा सकता है, वो ऑप्शन ओपन है। अगर कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके ट्रायल कर सकते हैं, उसके ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद में अगर
सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन पर भी कोर्ट को एतराज है कि इन्होंने पूरा एक्शन नहीं लिया, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी केस नहीं है कि अगर कोई ज्यादती होती है तो एक आर्मी अफसर जो है उसको एक शील्ड मिल गई है कि वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात, क्यों यह जरूरी है? देखिए, ऐसा होता है जब भी हम कहीं पर जाते हैं एक्शन करने के लिए, अब मिसाल के तौर पे पहले कश्मीर की बात करें, जैसे कश्मीर में जो भी आदमी पोस्टेड होता है, जो भी ऑफिसर पोस्टेड होता है, वहां पे किसी को जाति दुश्मनी तो किसी से नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ने पोस्टिंग करी है तो वो वहां पे मौजूद है। देश के लिए जिम्मेवारी है, कसम खाई है, तो देश की लिए सुरक्षा वो कर रहा है। टेररिस्ट जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को, तो उनको खिलाफ लड़ाई जो है वो जारी है। अब होता क्या है कि टेररिस्ट किसी भी सिविलियन के सिर पे बंदूक रख के बोल सकता है कि आप एक फेक एफआईआर लॉन्च कर दीजिए। अब मान लो मैं एक इनोसेंट आदमी हूं, मैं फौजी हूं, मैंने एक एक्शन किया और सिविलियन के जोर पे, मिलिटेंट के जोर पे, जो सिविलियन कोई भी सिविलियन है वो जाके, उसका लड़के ने जाके एक एलिगेशन लगा दिया जी इन्होंने तो हमारे साथ ज्यादती करी, या उसकी लड़की ने बोल दिया जी इन्होंने हमारे साथ रेप करा। अब चाहे ये सच है या झूठ है वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे खिलाफ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक एक्शन इनिशिएट कर सकती है अपने आप, अगर ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ना हो। उससे क्या हो गया? सबसे पहले मैं हिस्ट्री शीटर बन गया। नंबर 2, मैं क्यों हिस्ट्री शीटर बनूं भाई? मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी वाइफ है, तो मेरे को जो है, और उसके बाद में चाहे मैं छूट जाऊं, बाइज्जत बरी हो जाऊं, वो बात की बात है, लेकिन मैं बिना कारण के तो हिस्ट्री शीटर नहीं बनना चाहूंगा। और अगर हम ये प्रोटेक्शन उसको नहीं देंगे तो क्या होगा कि हमारे अफसर और जवान जिस दिन ये बोले भैया ऐसा है कि अगर आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं देते तो मैं कैंप से बाहर नहीं निकल रहा हूं, आप खुद लड़ लो, जो क्या अपनी जो काउंटर इंसर्जेंसी है, और हमारे सामने कोई आएगा हमारे ऊपर फायर करेगा तो हम फायर करेंगे, नहीं तो आप लड़ लेते रहिए। अगर ये फोर्ट्रेस मेंटेलिटी घुस जाए तो देश की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाए। इसलिए इसकी बहुत जरूरत है, और उन इलाकों में जरूरत है जहां जहां जरूरत नहीं होती है आर्मी अपने आप बोल देती है। त्रिपुरा में जरूरत नहीं है, मैं था वहां पे जिस समय आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था और जब नहीं था, दोनों हालत में, क्योंकि मेरे टाइम में ट्रांजिशन हुआ था और मैंने ये देखा कि जब मैंने एनएलएफटी के जितने बड़े बड़े टेररिस्ट मार दिए, उसके बाद मैंने ही बोल दिया कि नहीं अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इनका कोई बचा नहीं है, और उसके बाद में वो वहां पे रिपील हो गया। तो अच्छा, तीसरी बात यह है कि जो आर्मी एक्ट के अगेंस्ट में जब कार्रवाई होती है, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है आर्मी एक्ट में, कोई भी हर चीज पूरा डिफेंस से लेके और जितने आईपीसी की जितनी धाराएं हैं सारी लागू होती हैं कोर्ट मार्शल में, और आर्मी का जो कोर्ट मार्शल है वो और ज्यादा सख्त होता है, पनिशमेंट भी ज्यादा सख्त होती है, और सारे ये जो है वो ये लॉ पढ़ा हुआ होता है सभी ने, इतना आसान नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी जहां तक अभी नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे नहीं है, जहां पे होना चाहिए वहां पर है। क्यों है वहां पे? अभी जैसे जिन इलाकों की बात हो रही है, और मणिपुर में भी अभी है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, त्रिपुरा में हट गया है, उसी मुताबिक मेघालय में भी अभी कुछ समय पहले हटा था। तो ये जहां पे है वहां पर लोग गन लेके चल रहे हैं, अभी एग्रीमेंट तो नहीं हुआ ना, कुछ फैक्शन ऐसे हैं ये नागाज के जो गन लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो अभी एग्रीमेंट के तहत नहीं आता है, तो इसको अभी कैसे रिपील किया जा सकता है? तो ये बात समझने की है। दूसरी बात, जहां तक अभी ये इंसिडेंट की बात की जाए, तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, इंटेंशन गलत नहीं था, क्योंकि अगर इंटेंशन गलत होता, दो चीजें हैं, एक तो मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली बात है, और दूसरा जो लोकल स्टोरीज निकल रही हैं कि नहीं जी फेक एनकाउंटर था। अब फेक एनकाउंटर अगर होता तो वही आदमी दोबारा से जाके, जो बंदे मर गए जब उसको पता चला कि ये गलत मर गए,
तो उनको जो है वो उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाता, बल्कि अगर फेक एनकाउंटर करना होता तो फेक हथियार वहां रख के ये प्रूव करने की कोशिश की जाती कि ये टेररिस्ट थे। तो ऐसा नहीं हुआ इंटेंट। सो अब जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें इंटेंशन, एक्ट और क्या हुआ, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर की क्या जरूरत है और क्या ये एक्ट है। सर, एक जैसे आफ्पा का केस तो आपने बहुत अच्छे से रखा है, एंड सिंस यू आर अ राइनो, आपने बिल्कुल उस एक्सपीरियंस को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है जिसके आधार पे आप ये बातें कह रहे हैं। मैं बस एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आफ्पा आता है लेट 50s में, हम चल रहे हैं 2021 में, तब से लेके अब तक के इंसर्जेंसी भी चेंज हुई है, हमारी आर्मी का कैरेक्टर भी चेंज हुआ है। हम अब बिल्कुल वो एक जो हंक्स और मस्कुलर आर्मी वाली सोच थी उसकी जगह अब हम उस चीज से आगे बढ़ गए, हम दूसरी तरह से सोचना सीख रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सेना के इंटरेस्ट बनाए रखते हुए, उनको ऑपरेशनल जो कन्वीनियंस चाहिए वो रखते हुए, जो अभी प्रेजेंट कैरेक्टर है आफ्पा का उसको चेंज किया जा सकता है सो दैट वो नॉर्थ ईस्ट की सेंसिबिलिटीज को थोड़ा सूट करे, क्योंकि वो पूरे सातों के साथ स्टेट्स एक है इस मांग में कि उसको रिपील होने की जरूरत है। देखिए, जहां तक नॉर्थ ईस्ट की सेंसिटिविटीज का सवाल है, आपको 50 साल ज्यादा लग रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं, ये नागा ट्राइब्स हैं, इनका और चीन के यूनान प्रोविंस का, इनका जो कल्चरल रिलेशन है ये 600-700 साल पुराना है। हमारी आजादी अभी 75 साल है। अगर आपको लगता है कि 75 साल में आपने इनको पूरी तरीके से जीत लिया है, तो मेरे विचार से ये थोड़ा सा जल्दी है। तो 50 साल आपको बहुत लग रहे हैं, लेकिन आपको पिछले 800 साल अगर आप गिने तो 50 साल ज्यादा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वहां की इंसर्जेंसी के अलग अलग शेड हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, क्योंकि हम वाकिफ हैं वहां से, तो मैं उसको समझाना चाहूंगा। वहां पे क्या है, पहाड़ हैं, वैलीज हैं, और हर वैली में अलग ट्राइब होती है, और पहाड़ के उस साइड वाली ट्राइब से उसको खतरा रखता है, इसलिए वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। इसीलिए ये लोग जो हैं भाले वाले लेके अपने आप को डिफेंड करने के लिए इनकी अपनी एक वो होती है, तरीका होता है इनका। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अभी हम सबसे बातचीत नहीं कर पाए हैं। जहां पर लगा कि अभी से सही है, वहां पे मेरे विचार से आप ये हटा दिया गया है। सेम ब्रश से पूरे नॉर्थ ईस्ट को पेंट नहीं किया जा सकता। सेम रूल से अगर आप कोई शांति लाने की कोशिश करें, नहीं आएगी। हर ट्राइब की अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, और उसी से हर एक से बात करनी पड़ेगी। जब हम डेवलपमेंट भी करते हैं, मैं हमेशा कहता रहता हूं, अभी मैंने कुछ समय पहले और एक शो में कहा था कि डेवलपमेंट भी हमें लोकल लोगों को साथ लेके करना पड़ेगा। एक इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत है, और वो ग्रोथ तब आएगी, तभी होगा। हमें मिलना तो चाहिए, आपस में दिल मिलना चाहिए। अभी आज की डेट में क्या है कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उन्हें ये अंदाजा नहीं है। वो बोलते हैं जैसे जंगल है, तो जंगल क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। नागा का जो ट्राइबल है वो सोचता है, यार मैं तो जिंदगी भर पिछले 2000 साल से इसी जंगल में मैं रह रहा हूं, इस जंगल की लकड़ी से मेरा घर चलता है, उससे मैं आग जलाता हूं, और अगर फॉरेस्ट गार्ड रोकता है उसको, तो उसे लगता है कि यार 2000 साल से ये जंगल मेरा था, आज इसका कैसे हो गया। और अगर वो बोलता है, और वही फॉरेस्ट गार्ड फिर रिश्वत लेके अगर लकड़ी जाने देता है कॉन्ट्रैक्टर की, तो बोलता है यार मैं पहले इसी की गर्दन काट देता हूं। वहीं से इंसर्जेंसी शुरू हुई। तो समझने की जरूरत है, बहुत फर्क है। तो इसमें अभी इंटीग्रेशन में मेरे विचार से बहुत अच्छा इंटीग्रेशन हो चुका है, हम सही तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 50 साल को यह मत समझिए कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अभी मुझे लगता है थोड़ा वक्त और लगेगा। सर, वुड यू से कि आफ्पा के इंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, और आर्मी के अपने प्रोसीजर्स भी बड़े इलैबोरेट होते हैं। आफ्टर ऐसा कोई इंसिडेंट जब उनका हो जाता है, उनकी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होती है जो बहुत सख्त होती है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन जो पास्ट रिकॉर्ड है हमारा ऐसे इंसिडेंट्स में जस्टिस डिलीवर करने का, वो मतलब उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि एक लंबा सिलसिला है इंसिडेंट्स का, और उसके बाद में कोई कार्रवाई न होने का या कार्रवाई में लीनियंसी बरतने का। तो क्या उससे भी हमारे इंटेंट पर लोग शक करने लगते हैं फिर? क्या आप कहते हैं कुछ? इसमें ऐसा होता है कि
जब भी स्टैटिस्टिक्स आती है सिविल में, जितने भी लोग रिसर्चर हैं, अभी किसी और चैनल पे एक प्रोफेसर साहब भी मेरे से बात कर रहे थे, वो स्टैटिस्टिक्स रख रहे थे कि इतने केसेस में नहीं हुआ। तो उसके पास क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में कितनी एफआईआर लॉन्च हुई और उसके बाद में कितनों का कन्विक्शन हुआ, और उससे लगता है कि नहीं यार ये पूरा कहानी नहीं हुई। आपको ये अंदाजा नहीं होगा क्योंकि हम प्रोसेस करते हैं, मैं डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री का रहा हूं, 90% 95% एफआईआर फेक होते हैं, और जब हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं ना 80% विड्रॉ कर देते हैं, मुश्किल से 15% तो प्रोसीड होते हैं। उसके बाद कोर्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ये 5 से 6% रह जाते हैं। और उसके बाद में जहां तक आपको पता है कि भारत के कोर्ट्स जो हैं वो किसी की नहीं सुनते। तो कोर्ट्स में क्या होता है कि जब तक एविडेंस प्रॉपर ना हो, आप किसी को भी, भाई ह्यूमन राइट तो फौजी का भी है ना यार, उसने भी तो अपने आप तो पोस्टिंग नहीं करवाई वहां पे। तो जब तक उसको प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलेगा कि नहीं सचमुच इसने गलत काम करा है, तब तक उसको पनिशमेंट मिलेगी नहीं। तो उस लिहाज से क्या होता है कि ये दोनों साइड अपना अपना पक्ष रखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आर्मी ने पनिशमेंट नहीं दी और कोर्ट ने उसको दे दी पनिशमेंट। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोर्ट ने चाहे छोड़ दिया लेकिन आर्मी ने नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन, ये कोर्ट में आईपीसी में है, ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है। तो भैया अगर मान लो जैसे इसी केस में अगर हमें पता चल गया था कि एक इनोसेंट मर गया तो हमने उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, ये आर्मी में ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन ये जो दो लेके गए हैं, अगर यही केस मेरे पास आता तो मैं बोलता यार तुम उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, देयरफॉर यू आर पेनलाइज्ड अगेंस्ट गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन। सो अलग अलग ये जो हमारे पास जो आर्मी एक्ट है, पहले सबको पता होना चाहिए, आर्मी एक्ट आर्मी के ऊपर इज ओवर एंड अबव आईपीसी। इन अदर वर्ड्स, जितने देश के कानून है वो मेरे ऊपर ऑलरेडी लागू हैं, उसके ऊपर से मेरे ऊपर आर्मी एक्ट लागू है, और मैंने साइन किया है वॉलंटरीली कि भाई हाँ मैं दोनों के लिए तैयार हूं। तो जब मैं ये दोनों चीजों के लिए तैयार होकर, इतनी स्क्रूटनी के लिए मैं तैयार होकर देश की सुरक्षा के लिए आगे आता हूं, तो मुझे लीगल प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए। सर अब हम बातचीत के दूसरे हिस्से में चल रहे हैं। हमें समझना चाहते हैं कि अब आपके जमाने में भी पीस टॉक्स का एक हिस्सा पूरा हो जाता है। जब 75 में आप शिलोंग अग्रीमेंट देखते हैं, वहां से हम फाइनली नागा ग्रुप्स के साथ में बैठ के जो दिल्ली के साथ वो बात करना शुरू करते हैं, और वहां से होते होते हम फ्रेमवर्क ऑफ अग्रीमेंट 2015 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद से गाड़ी अटकी हुई है। पहली चीज तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस में गाड़ी अटकी क्यों है। दूसरा सवाल ये है कि मॉन इंसिडेंट के बाद जो चीज हुई है वो कितना बेरिंग रखेगी पीस अकॉर्ड पे। देखिए गाड़ी अटकी है दो कारण से। नागाज ने बोला भी अलग झंडा होना चाहिए और अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब ये दोनों जो मांगे हैं ये ऐसी हैं जो कि अगर इसको मान लिया जाए तो बाकी जो देश है उसमें भी इसका इम्प्लीकेशंस होगा। क्यों कश्मीर नहीं बोलेगा कि भाई आपने हमारा झंडा क्यों हटा दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हटा दिया। तो इसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये दोनों बातें मानने वाली नहीं। आप यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा हैं तो आपको यूनियन ऑफ इंडिया का ही झंडा, तिरंगा झंडा ही फहराया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहां पे ये बात अटकी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इस के दौरान इसके ऊपर इम्प्लीकेशन होगा या नहीं होगा, जाहिर है कि इसके ऊपर थोड़ा इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि अभी सेंटिमेंट्स हाई हैं, टेम्पर्स हाई हैं, और इतनी आसानी से लोगों को ये बातें आसानी से समझ में नहीं आएंगी। ये है शांति में से ठीक से बात करने की बात है। तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी कसूरवार है उसको सख्त से सख्त सजा मिले उसके कसूर के मुताबिक, और ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इस प्रायोरिटी के बाद में मेरे विचार से बातचीत के ऊपर आगे जाया जा सकता है। जहां तक इन चीजों में देर क्यों लगती है, जो ये नेगोशिएशंस होती हैं इनमें देर क्यों लगती है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आजादी से पहले ले जाना चाहूंगा। आजादी से पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश इंडिया
वहां पर गया था नागा एरिया में, ब्रिटिश जो है वो उन्होंने सब जगह कॉन्कर कर लिया था। नागा में, यहाँ पे आसाम में जो ज्वाइंट आसाम था उस समय, वैली में ये लोग पहुंच गए। और उसके बाद में इनको लगा कि यार ये जो ऊपर का इलाका है ये बहुत टफ है गवर्न करने के लिए। तो इन्होंने नागाज को बोला कि भैया आप अपना इलाका खुद गवर्न कीजिए और हम आपको पैसे देंगे। यही एक कारण है जिसमें आपने देखा होगा कि नागा के जो लीडर हैं वो बार बार बोलते रहते हैं कि नहीं जी हम तो एक्सटॉर्शन करेंगे, और अगर आप एक्सटॉर्शन चाहते हैं कि हम ना करें तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसे दे, क्योंकि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसे देती रही है। अब हम जब देश आजाद हो गया तो हम सब सेम हो गए। तो जब सेम हो गए तो जाहिर है कि ये चीज तो नहीं मानी जा सकती। तो उसके बाद में जो है धीरे धीरे फिर अलग अलग किस्म की नेगोशिएशंस होने लगे हैं। जहां तक प्रोटेक्शन का सवाल है, शुरू से ही क्या था कि इनको एक ट्राइब को दूसरी ट्राइब से खतरा था, जंगली जानवर भी वहां थे, उनसे भी खतरा था। तो ये सारे के सारे आर्म्ड रहने की आदत में हैं। ये इनकी हजारों साल से प्रथा चल रही है, चाहे वो भाले हो चाहे कुछ हो। बाद में गन्स आ गई और उसमें फिर जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चीन ने भी उसमें काफी मदद की, तो इनके पास काफी सारे हथियार भी आ गए। तो उसके बाद में ये लोग हथियार लेके घूमने लगे। अब आपको नेगोशिएट करना है उन पार्टियों से जो हथियार लेके घूम रही हैं। तो इसलिए ये देरी होती गई है। हर कौम की वहां पर अपनी अलग एस्पिरेशंस हैं, अपनी अलग मांगे हैं, और हर एक कौम की जो है वो ये नागाज में भी कुकी की दूसरों अलग अलग ट्राइब्स हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि देशभक्ति सब में बराबर है। क्योंकि मैं आसाम रेजिमेंट जब मैंने कमांड की थी तो हमारे पास में नागा कुकी भी हैं और दूसरे नागा भी हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं वहां पे। लेकिन जब लड़ाई हो, कारगिल वॉर में मैं कमांडिंग ऑफिसर था, वहां पे एक आदमी दूसरे आदमी के लिए मरने के लिए तैयार हो, चाहे उसकी कोई रिलेशन हो वहां पे अपने नेटिव प्लेस में। तो जहां तक भारत के सवाल है, सबके सब उतने ही पैट्रियट हैं और इनका जज्बा भी देश के लिए उतना ही है। तो ये लोग जो हैं बहुत अच्छी ट्रेडिशंस हैं इनकी, बहुत अच्छे किस्म से जो इन्होंने इनकी अपने आप को ये जो डिसिप्लिन से ये लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझने की जरूरत है और ये थोड़ा सा पेचीदा है नेगोशिएशंस, इसलिए इनमें टाइम लगता है। देश की रक्षा, अखंडता और संप्रभुता, इन पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। लेकिन हमें यह समझना होगा कि देश सिर्फ जमीन और नक्शे से नहीं बनता। देश के विचार में उन लोगों को भी साथ मिलाना होता है जो उस ज़मीन पर रहते हैं। जब तक वो नक्शे में आस्था नहीं रखेंगे, प्रतीकों में आस्था नहीं रखेंगे, तब तक हम कितना ही किताबों में छापें, ज़मीन पर फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए ज़रूरी है कि हैदरपोरा और मोन जैसी घटनाएं ना हो। ये ना हो कि किसी को अपनों की अर्थी उठाने के लिए धरना देना पड़े। गलतियां सभी से होती हैं, जिनके हाथ में हथियार होते हैं उनसे भी गलती होती है। तो ज़रूरी है कि इस गलती को माना भी जाए और बड़ा दिल दिखाते हुए न्याय किया जाए, वरना मोन और कश्मीर के हैदरपोरा का जिक्र आता रहेगा। हम नक्शे के लिए इन चरमपंथी संगठनों से लड़ते रहेंगे। कई बार लड़ाई में आम नागरिक भी शामिल हो जाएंगे। ये हमारे और आपके देश के नागरिक हैं। इनकी सब चिंताएं कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में हमारी और आपकी और हमारी सरकार की चिंताएं हैं। नागालैंड, पूर्वोत्तर और पूरे भारत में शांति की स्थापना हो, ये हमारी तरक्की के लिए ज़रूरी है। और इसलिए भी कि सरहद के उस पार दुश्मन घात लगाए बैठे हैं हमारे अंतर विरोधों का, हमारी आंतरिक समस्याओं का लाभ लेने के लिए। आपने दिन की अहम खबर के सब ब्यौरे जाने, अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी में कोरोना के अपडेट। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 21 हो गए हैं ज्ञात। 4 दिन पहले गुरुवार को शुरुआती 2 मामले आए थे, अब 21 यानी संख्या ऊपर जा रही है। सबसे ज़्यादा 9 मरीज राजस्थान के जयपुर में मिले, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 मरीज। ये संख्या और ऊपर जा सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिन मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है, उनके संपर्क में आए लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही ओमिक्रॉन या किसी और वेरिएंट के होने की पुष्टि होगी, कन्फर्मेशन होगा। इसके अलावा विदेश से आए कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों के जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे आने अभी बाकी हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि विदेश से लौटे लोग जब कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो सब में
इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही संक्रमण मिलता हो। मसलन दिल्ली में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एलएनजेपी अस्पताल में रखा गया है। 12 के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। इसमें से सिर्फ एक में ओमिक्रॉन वेरिएंट था, ओमिक्रॉन। बाकी और वेरिएंट से संक्रमित थे, कोविड उन्हें भी था। 5 मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। भारत के अलावा दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और जहां जहां पहुंचा है वहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे ब्रिटेन, वहां शनिवार को 150 केस थे, रविवार को 246 केस हो गए। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि संख्या छोटी है, लेकिन जब फीसदी में ग्राफ देखेंगे तो आपको रफ्तार समझ में आएगी। और यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ब्रिटेन में 12 साल से ऊपर के 81% लोगों का पूरा वैक्सीनेशन हो चुका है। साउथ अफ्रीका की बात करें, जहाँ ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि हुई थी, वहाँ तो अब केसेस की संख्या हजारों में पहुँच गई है। और कितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं यूँ देखिए। पिछले हफ्ते सोमवार को ओमिक्रॉन के 2500 मामले थे, शुक्रवार तक हो गए 16,000। रफ्तार देखिए। यानी ओमिक्रॉन को लेकर जो सबसे बड़ा डर था वो ये कि वो बहुत तेजी से फैलता है और वो सत्य होता दिख रहा है। पर एक राहत वाली बात भी है, जैसा वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जिस वायरस में संक्रमण की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही कम घातक होगा। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों में अभी तक बीमारी ज़्यादा गंभीर नहीं दिखी है। हालांकि ये अनुमान आगे जाकर गलत भी साबित हो सकते हैं। जैसे डेल्टा वेरिएंट के बारे में शुरू में कहा गया था कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हम जानते हैं दूसरी लहर में हमारा क्या हाल हुआ था। तो कुल मिलाकर देश में संक्रमण फैल रहा है। सरकार की तरफ से आश्वासन भी आ रहा है, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, घबराइए नहीं, सावधानी बरतिए। पर हमें सावधानी कैसे बरतनी है? वैक्सीन लगाइए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, क्योंकि इन सब से ही आप सुरक्षा चक्र में अपने हिस्से का योगदान दे सकते हैं। कई लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, हम भी उन लोगों में से थे, लापरवाह हो गए थे, अब नहीं रहेंगे। आप भी ध्यान दीजिए। दूसरी सुर्खी भारत रूस के रिश्तों से जुड़ी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। आज शाम उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल भेंट किया। आपको पता होगा भारत रूस से S-400 खरीद रहा है। ये जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। करीब 35,000 करोड़ रुपए में रूस के साथ इसकी डील हुई थी। बड़ा रक्षा सौदा है। डील 2018 में हो गई थी, लेकिन फिर मामला खटाई में पड़ा। अमेरिका दिक्कत पैदा कर रहा था, अपने मित्र देशों से कह रहा था कि रूस से ये सिस्टम खरीदोगे तो हम आप पर बैन लगा देंगे। उसने तुर्की के साथ ऐसा किया भी, लेकिन भारत ने अमेरिका को नाराज किए बिना रूस से डील बरकरार रखी। हालांकि भारत में S-400 की तैनाती कब तक होगी, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुतिन के इस दौरे के मौके पर भारत और रूस ने रिश्तों में एक नई शुरुआत भी की। 2+2 मीटिंग, यानी भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की रूस के रक्षा और विदेश मंत्री से मुलाकात। अब तक भारत सिर्फ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ऐसी बैठकें करता आया है। अब रूस के साथ भी ये बात शुरू हो गई, यानी रिश्तों में वजन आ रहा है। 2+2 मीटिंग में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग की। मीटिंग में दोनों देशों ने AK-203 बंदूक है तगड़ी वाली, इसे भारत में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके मुताबिक 6 लाख राइफल बनेंगी। जो यूपी के अमेठी में फैक्ट्री बनी है उसमें करीब 5,000 करोड़ की डील है। अमेठी में कारखाना लगाने वाली बात 4 दिसंबर को यूपी सरकार ने भी बताई थी। कहा था अमेठी के कोरबा में इंडो रशियन यूनिट लगेगी, जिसका नाम होगा इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें AK-203 बनाई जाएंगी। अभी हमारे जवान इंसास राइफल इस्तेमाल करते हैं, AK-203 उससे बहुत बेहतर है और इंसास को रिप्लेस करने की तैयारी है और इसमें ये मदद करेगी। रूस और भारत के रक्षा मंत्रियों के बीच भी बैठक हुई। सैन्य सहयोग पर इसमें बड़ा करार हुआ। इसके तहत 2021 से 2031 तक दोनों देश आपस में मिलिट्री टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे। इस मुलाकात में अभी 10 बड़े करार और होने हैं। मुलाकातें चल रही हैं, जानकारी आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में 27% रिजर्वेशन के नियम पर रोक लगा दी। कहा अगले आदेश तक OBC को रिजर्वेशन ना दिया जाए। ये भी कि बिना किसी कमीशन को गठित किए और ये देखे बिना कि OBC का प्रतिनिधित्व कितना है, 27% वाला कोटा लागू नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ग को चुनाव में कोटा देने पर महाराष्ट्र की सरकार एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाई थी, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला था और फिर मामला कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र से जुड़ी एक और सुर्खी है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को आज कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से कहा परमबीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर न की जाए। हालांकि पुलिस की जांच पर रोक नहीं लगाई।
सीबीआई से पूछा भी कि जिस एफआईआर पर महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है, क्या वो मामला सीबीआई अपने हाथ में ले सकती है। परमबीर सिंह के खिलाफ वसूली के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई की जांच भी चल रही है। इसलिए पूछा सीबीआई से कि क्या महाराष्ट्र पुलिस वाली जांच भी आप अपने हाथ में ले सकते हैं। अब सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। ये सुर्खियां थी। शो यहाँ पर खत्म होता है। आखिरी में कू की राय आती है। हमने सवाल पूछा था, क्या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है उसे हटाना चाहिए। हाँ कहने वाले 64%, नहीं कहने वाले 36%। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वहाँ पर जाएं, लल्लन टॉप को फॉलो करें। अलग अलग मुद्दों पर आप LT शो ऑन कू हैशटैग के साथ अपनी राय भी दे सकते हैं। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।